हेलो एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर एक्सटेंशन है आपके 11th साइंस के टॉपिक दैट इज इक्विलिब्रियम से। ठीक है, उसका कोई बहुत बड़ा हिस्सा हमें यहाँ नहीं लगेगा, अपने में ये पूरा नया टॉपिक है। बट हाँ, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो लेट अस से अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन की, तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, दोनों का जो रेट होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में वो डिफरेंट हो सकता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जैसे हम देखते हैं तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर फॉरवर्ड की तरफ बढ़ते हैं और खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो बनने के बाद रिवर्स हो सकते हैं अंडर सम कंडीशंस। कोई ऐसा टाइप अचीव हो जाए जिसके अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है और बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है अगर वो सेम है तो दैट पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड एज व्हाट, इक्विलिब्रियम। नाउ बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट मीन बाय आयनिक इक्विलिब्रियम। उस चैप्टर में जब आप इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते थे तो वहां पर ज्यादातर जो रिएक्शंस होते थे वो सारे मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और यहां पर जो हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं दे आर आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है इट इज इक्विलिब्रियम established between dissociated and undissociated part. अब what do you mean by dissociated और undissociated part? मान लीजिए आपके पास एक सब्सटेंस है ए बी और एक्वस पार्ट के अंदर ये स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होने के बाद आपके पास ए प्लस एक्वस और आपके पास बी माइनस एक्वस जो है ये फॉर्म कर लेता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा ये कहलाता है अनडिसोसिएटेड और ये कहलाता है डिसोसिएटेड। ठीक है, अब बिकॉज वी आर डिस्कसिंग वर्ड डिसोसिएटेड तो पहले हम एक नया इंपॉर्टेंट वर्ड समझ लें, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग डिस्कस करते हैं या उसे हम डिनोट करते हैं विद अल्फा। क्या बताता है ये? अल्फा बेसिकली बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए आपने HCl का एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है और उसे आपने डिसोसिएट किया, तो HCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा दो चीज़ों, H+ में और Cl- में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितने मोल ऑफ HCl थे तो हम लिखेंगे इट इज़ 1 मोल। कितने मोल ऑफ H+ बने तो वो बने 1 मोल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा क्या है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए तो हम कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू 1/1। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू आपके पास क्या आ गया है? 1 आ गया है। वैसे एक एग्जांपल और लेते हैं और अब की बार मैं 10 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ CH3 COOH के। तो ये डिसोसिएट हो सकता है दो पार्ट में, एक तो ये बन सकता है CH3 COO माइनस और ये बन सकता है H+। अब मान लीजिए ये 100% जो है वो डिसोसिएट नहीं हुआ, पॉसिबल तो होना क्या चाहिए? बैलेंस करने के लिए हम इसे लिख देंगे 10-10। बट ओरिजिनलिटी में अगर हम समझें इसको तो देखिए, अगर हम ये बोलें कि मैंने जब 10 मोल ऑफ एसिटिक एसिड लिया तो सिर्फ 5 मोल ऑफ एसीटेट बने और 5 मोल ऑफ H+ बने, तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो अल्फा है H+ के रिस्पेक्ट में कितने मोल डिसोसिएट हुए? तो हमने कहा 5। टोटल कितने मोल्स थे? तो वो 10। तो इसका मतलब टोटल आपके पास वैल्यू कितना हो गया? 1/2। तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो इसका अल्फा है वो कितना है? हाफ। और हाफ से मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है जितने भी हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स लिए थे या मोल्स लिए थे उसके बिल्कुल 50% जो है वो क्या हो चुके हैं? डिसोसिएट हो चुके हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से हमें ये समझ में आता है कि हमारा कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना ज़्यादा डिसोसिएट होता है, और इसी डिसोसिएशन के हिसाब से हम सब्सटेंस को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आइए उससे स्टडी करते हैं, लेकिन पहले आप इसे कॉपी कर लें।
चीज़ जो आपको समझनी है दैट इज सब्सटेंसेस या तो इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म कर सकते हैं या तो दे मे बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसे भी समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स वो पर्टिकुलर सब्सटेंस होते हैं जो डिसोसिएट हो सकते हैं अपने कंपोनेंट आयंस के अंदर। जैसे एग्जांपल हम लिख लेते हैं, तो पहले मैं यहाँ लिख दूँ डिसोसिएट्स इनटू कंपोनेंट आयंस। अच्छा क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपने H2O लिया, तो H2O जो है वो ब्रेक हो सकता है H+ में और OH- के अंदर। वैसे अगर हमने NaCl ले लिया तो NaCl भी टूट सकता है Na+ में और Cl- में। तो ऐसे कोई सब्सटेंस जो अपने कंपोनेंट्स में टूट सकते हैं, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट। आप जानते हैं पानी का भी एक इलेक्ट्रोलाइट, अगर पानी और HCl को आप मिक्स कर लें तो वो किसके अंदर टूट जाएगा? NaCl के अंदर टूट जाएगा। अच्छा अब कौन से सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म कर सकते हैं? तो पहले तो वो सब्सटेंस जो आयनिक हो, ठीक है। जैसे आपका सेकंड एग्जांपल जो है वो है NaCl का। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसलिए वो क्या हो सकता है? डिसोसिएट हो सकता है और क्या फॉर्म कर सकता है? इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरे सब्सटेंस हैं दैट इज कॉल्ड एज पोलर सब्सटेंसेस। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज पोलर कोवेलेंट। जैसे हमने वाटर को देखा, वाटर में H2O के बीच में जो बॉन्ड आपके पास होता है वो बॉन्ड कौन सा होता है? इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। बट इनके अंदर चार्ज डेवलप होता है, जैसे हम सब जानते हैं कि यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर कौन से चार्जेस होते हैं? पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो ऐसे कोई सब्सटेंस जिसके अंदर क्या डेवलप हो चुके हैं? चार्ज डेवलप हो चुके हैं, दोज पर्टिकुलर कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन से सब्सटेंसेस बनाते हैं? वो या तो आयनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं या तो ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनके अंदर कौन से बॉन्ड्स हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोलर कोवेलेंट? सी ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो हाइड्रोजन के 2 एटम से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके? हाइड्रोजन के, बट अट्रैक्टेड किसकी तरफ है? ऑक्सीजन की तरफ। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाता है जो कैसा है? नेगेटिव। और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो इस वजह से इन पे जो चार्ज आ जाता है वो कैसा चार्ज होता है? दैट इज पॉजिटिव। तो ये सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंसेज विच आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। साथ ही में इसी के साथ हमारे पास कुछ सब्सटेंस होते हैं विच आर कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब डेफिनेशन इसका गेस करना काफ़ी आसान है। वो सब्सटेंसेस जो डिसोसिएट नहीं होते, तो हम यहाँ लिखते हैं डज नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स कंपोनेंट आयन। ठीक है। अब ये कौन से सब्सटेंस होंगे? तो आयनिक तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो कौन से टाइप ऑफ सब्सटेंस होंगे? दे विल बी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं इसके लिए? आप याद रख सकते हैं एक एग्जाम्पल हो सकता है यूरिया, एक एग्जाम्पल हो सकता है शुगर, और एग्जाम्पल हो सकते हैं सुक्रोज एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है। तो ये हैं आपके टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या तो टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो ये हैं आपके टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। इट मे बी इलेक्ट्रोलाइट और इट मे बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसी से आगे बढ़ते हुए अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट की फिर आपके पास 2 नई कैटेगरी बनती है। पहली है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? जब भी आपके पास इस चैप्टर में वर्ड स्ट्रॉन्ग आ जाए, एक बात आप कंफर्म याद रखिए कि डिसोसिएशन जो है वो कितना होगा? डिसोसिएशन इसका होगा 100%। और डिसोसिएशन अगर 100% है तो अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। याद है अभी हमने डिस्कस किया, अल्फा का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसोसिएशन 100% होता है। मतलब अगर आपने 10 मोल लिए हैं तो 10 मोल टूट जाएंगे, 20 मोल लिए हैं तो 20 मोल टूट जाएंगे, 100 मोल्स लिए हैं तो 100 मोल्स टूट जाएंगे।
और उसी वजह से उसका जो अल्फ़ा है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर हम इसे रिएक्शन से समझें तो देखिए AB जो है अगर वो एक्वस है तो वो टूट सकता है A प्लस एक्वस और प्लस B माइनस एक्वस। इनिशियल टाइम इक्वल टू 0 पे हम कह सकते हैं कि AB का कंसंट्रेशन क्या था, C था, और उसके कंपोनेंट्स जो थे वो कुछ भी फॉर्म नहीं हुए थे। आफ्टर सम टाइम एट इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें कि कितने नंबर ऑफ A प्लस और Cl माइनस B माइनस बन चुके हैं, तो बिल्कुल ऐसा होगा कि AB जो है वो 100% ख़त्म हो चुका होगा और सिर्फ आपके पास रिजल्टिंग सोल्यूशन में क्या होगा, उसके कंपोनेंट्स होंगे। तो ऐसे किसी सब्सटेंस को जो 100% डिसोसिएट हो रहा है इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अच्छा एरो आप देख रहे हैं हमने सिर्फ वन डायरेक्शन एरो रखा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ये पहचान है कि जब भी आपके पास वन डायरेक्शन में एरो हो वो असल में क्या डिनोट कर रहा होगा, दैट डिनोट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो आपके पास होता है दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसे समझते हैं हम, लेकिन पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। तो यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो 100% क्या हो सकते हैं, डिसोसिएट हो सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे? सी, या तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला एसिड जो आप याद रखेंगे दैट इज HClO4, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा आप याद रखेंगे दैट इज H2SO4। तीसरा आपके पास है HNO3। तो ये तीन हो गए ऑक्सी एसिड्स। इसी के साथ आपके पास जो एसिड आ जाते हैं वो है HCl, वो है HBr और HI। तो ये 6 एसिड्स आपको याद रखने हैं जो हमारे चैप्टर में आने वाले हैं, और ये एसिड हमेशा कैसे एसिड्स होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास हो सकती हैं सबसे पहले ग्रुप 1 के, दैट इज NaOH, KOH, RbOH, CSOH, दैट इज ग्रुप 1 के जितने भी आपके पास बेस फॉर्म हो रहे हैं ये सारे के सारे जो है वो कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। इसी के साथ ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 2 में आपके पास आ जाएगा CaOH ट्वाइस, BaOH ट्वाइस और SrOH ट्वाइस। बस आपको बस यहाँ के 6 और यहाँ के जो हैं वो आपको 7 वैल्यूज़ याद रखने हैं। अगर आपने इतने एसिड्स और बेसिस को याद रख लिया तो आपको इस चैप्टर में कभी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके अलावा नेचर के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस अब आपके पास आ जाए वो सब्सटेंसेस हमेशा हमारे लिए कैसे होंगे, वीक होंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग याद रखना है तो हम इन कैटेगरीज को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। इनके अलावा कुछ दिख गया आपको तो आप हमेशा उसको क्या कंसिडर करेंगे, दैट विल बी वीक। तो ये थी बात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस विच निग्लिजिबली डिसोसिएट्स। ठीक है, निग्लिजिबल डिसोसिएट होने का मतलब इनका जो अल्फा है वो 1 से बहुत ज़्यादा क्या होगा, छोटा होगा। ऐसे सब्सटेंसेस हमारे लिए कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अगर इसे रिएक्शन से आप समझें तो अगेन मैं AB की बात कर रहा हूँ। देखिए इस बार मैं एरो जो बना रहा हूँ वो 2 साइडेड है। आगे आपके पास है A प्लस विच इज़ एक्वस और आपके पास आ जाएगा प्लस विच इज़ B माइनस विच इज़ अगेन एक्वस। ठीक है, T इज इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका क्या लिया जाएगा, C, और इनिशियल कंडीशंस पे A प्लस और B माइनस बिल्कुल फॉर्म नहीं हुए होंगे। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ T इज इक्वल टू T की, तो वो क्या बताते हैं कि एट टाइम T AB का क्या कंसंट्रेशन होगा। नाउ बिकॉज इट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ होगा, अभी भी इसके अंदर कुछ पार्ट बाकी होगा। तो हम लिखेंगे C में से C अल्फ़ा पार्ट जो है वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो रिजल्टिंग जो आपके पास आयंस बनेंगे दैट विल बी C अल्फ़ा एंड C अल्फ़ा। समझ में आया? तो अब देखिए जब हम इक्विलिब्रियम पे चेक कर रहे हैं तो आपके पास AB दैट इज़ अनडिसोसिएटेड पार्ट भी है और डिसोसिएटेड वाला हिस्सा भी है।
ऐसे पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगेन वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो वीक एसिड्स हो सकते हैं और सेकंड आपके पास हो सकता है वीक बेस। अब जैसे मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, हमें सिर्फ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखना है, उसके अलावा सारे आपके कौन से होंगे, वीक। लेकिन एक एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा इस टेक्स्ट बुक के अंदर चलेगा, दैट इज़ एसिटिक एसिड। वो किसके लिए होगा, दैट विल बी और फॉर वीक एसिड। और अगर हम वीक बेस की बात करें तो NH3 के जितनी भी डेरिवेटिव्स होंगे वो सारे के सारे आपके पास कैसे होंगे, दैट विल बी वीक बेस। इसी से एक लॉ जो है वो डिफाइन होता है, लॉ है जो डिफाइन होगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। इस लॉ के हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज KI, दैट इज आयनाइजेशन प्रोडक्ट, और वो बहुत आसान है, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या मिल रहा है, दैट इज A प्लस B माइनस अपॉन इट इज कंसंट्रेशन ऑफ AB माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया आयनाइजेशन कांस्टेंट विच इज इक्वल टू दिस। अगर इन वैल्यूज़ को हम यहाँ से पिकअप कर लें तो सी A कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस की जगह पे हम लिख सकते हैं C अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस की जगह पे मैं लिख सकता हूँ C अल्फा, और अगर हम AB की बात करें तो AB असल में किसके बराबर होता है, C माइनस C अल्फा। तो इट इज़ C माइनस इट इज़ C अल्फा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं न्यूमरेटर में आपके पास 2 C हैं तो C स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और नीचे आपके पास आएगा C माइनस, C कॉमन आने के बाद आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर ये 2 C कैंसिल आउट हो सकते हैं और हमारे पास वैल्यू हो जाता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये किसका वैल्यू है, दिस इज़ योर वैल्यू फॉर KI। और सी ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई होता है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एंड बिकॉज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा कंसिडरेशन होता है कि अल्फ़ा जो है वो 1 से बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इफ़ अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो देयरफॉर 1 माइनस अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेट जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर मैं हम 1 में से किसी बहुत छोटे वैल्यू को माइनस कर दें तो आंसर हमारा वापस से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो हम लिख देते हैं कि KI जो है वो बराबर हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 के, जहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा था हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज़ फॉर अल्फ़ा, और अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं इट इज़ KI अपॉन C अंडर रूट। ठीक है, इस चैप्टर में ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KI अपॉन C, जिससे हम हमेशा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज ब्रोंसेन-डोरी थ्योरी। ठीक है, ये एक एसिड बेस थ्योरी जैसी ही है। ये हमें समझाती है कि कौन से सब्सटेंसेस को एसिड कहा जाए और कौन से सब्सटेंस को बेस। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने आरएनएस एसिड और बेस के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने चेक किया था कि कौन से सब्सटेंसेस आरएनएस एसिड्स कहलाते हैं और कौन से सब्सटेंसेस आरएनएस बेस। उसी तरीके से ब्रोंसेन-डोरी के 2 स्टेटमेंट्स। सबसे पहला, अगर हम बात करें एसिड्स क्या होते हैं, तो ब्रोंसेन-डोरी थ्योरी के हिसाब से एसिड आर दो सब्सटेंसेस जो H+ को क्या करते हैं, डोनेट। तो हम लिख सकते हैं दे आर H+ डोनर। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नई बात क्या है, आरएनएस ने भी तो यही कहा था। नहीं, इसने एक और स्टेटमेंट इसके साथ अटैच कर दिया। इसने बेस को कैरेक्टराइज कर दिया उन सब्सटेंसेस के हिसाब से जो H+ एक्सेप्टर्स थे। यहाँ पर ये थ्योरी डिफर, तो इसका मतलब हर वो सब्सटेंस ब्रोंसेन-डोरी थ्योरी के हिसाब से हर वो सब्सटेंस जो H+ को डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एसिड, और वो सब्सटेंस जो H+ को एक्सेप्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज बेस। जैसे एग्जांपल आप लीजिए, मान लीजिए हम एग्जांपल के अंदर NH3 को रिएक्ट करते हैं H2O के साथ। जब आप NH3 को H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या हो सकता है, ये जो सब्सटेंस है ये अपने अंदर से एक H+ किसे डोनेट कर देगा, NH3। इसका मतलब आपके पास हो जाएगा NH4+, और साथ ही में आपके पास जो बच जाएगा दैट विल बी OH-।
ताकि रिएक्शन आपको समझ में आ गया। अगर हम इसे थोड़ा सा ओपन कर दें, ये आपके पास आ गया, ठीक है। इसके पास क्या था, लोन पेयर था। पानी के पास जो है वो एक H+ फॉर्म हो सकता है और साथ ही में क्या फॉर्म हो सकता है, OH-। तो दिस पर्टिकुलर अमोनिया मॉलिक्यूल ये अपने एक लोन पेयर को किसे डोनेट कर देगा, H+ को। जैसे ही वो H+ को डोनेट कर देता है तो वो H+ के साथ एक नया बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, which is called as coordinate bond, if you know what is coordinate bond, ठीक है। तो बिकॉज ये एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया है तो आपके पास एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, दैट इज NH4। और देखिए इट इज N, टोटल आपके पास H कितने आते हैं, 4 और प्लस साइन आ गई। बट ये प्लस साइन असल में किसकी है, अमोनिया मॉलिक्यूल। जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो वो खुद इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाता है। इस वजह से आपके पास कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, NH4+। जब आप OH- को देखते हैं तो वो कहाँ से आया है, आपके पास वाटर के साथ। इज इट क्लियर? तो अब देखिए आपके पास दो अलग अलग स्पीशीज, दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, दोनों का बिहेवियर है। पहला सब्सटेंस यहाँ से जब आप इसको देखेंगे तो ये एक्सेप्ट कर रहा है किसको, H+। इसका मतलब NH3 जो है वो H+ एक्सेप्टर है। और अगर ये H+ एक्सेप्टर है तो देयरफॉर हम इसे क्या कह देंगे, दिस इज कॉल्ड एज बेस। अगर आप वाटर की बात करें तो देखिए वाटर जो है वो क्या बन गया, OH-। OH- वो कब बन रहा है, देखो H+ को डोनेट कर रहा है। इसका मतलब पानी ने क्या किया है, H+ को डोनेट किया है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांजिशन जो हमें चेंज दिख रहा है उससे हम कह सकते हैं कि वाटर इस केस के अंदर आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ये सिंपल थ्योरी आपको एक्सप्लेन करती है व्हाट सब्सटेंसेस आर एसिड एंड व्हिच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज बेस। इट्स वेरी सिंपल। H+ एक्सेप्ट करने वाले सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे, बेसिस, और H+ को डोनेट करने वाले सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, एसिड्स। अच्छा, इसी से दो नए टर्म्स और आते हैं जिसे कहा जाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस। इट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? ये इससे पहले वाला और करेंगे। So what is conjugate acid base pair? See, it's very simple. मान लीजिए आपके पास कोई एसिड है और एसिड ब्रॉन्सन लॉरी के हिसाब से H+ को क्या करेगा, डोनेट करना है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं -H+। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक एसिड है जो H+ को अपने अंदर से रिमूव कर रहा है। रिमूव करने के बाद जो आपके पास नया सब्सटेंस बन जाएगा, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। आप उसे क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। अब उसे समझिए क्यों उसे बेस कहा जा रहा है और एसिड्स को इस तरीके से हमको बताया है। मान लीजिए हम H2 की बात करते हैं, ये हमारा एसिड था, अभी हमने देखा H2 ने किस तरीके से ऐड किया, एसिड के तौर पर। अगर हम इसमें से एक H+ को माइनस कर दें, एक H+ इसमें से निकाल दें, तो बताइए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH-। क्या बन जाएगा ये, OH-। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, ये एसिड हो गया, बिकॉज इसने अपने अंदर से H+ को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। क्या बन गया आपके पास, OH-। OH- कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। अब इसे कॉन्जुगेट बेस क्यों कह रहे हैं, इसी बेस का डेफिनेशन क्या था, इट वाज H+ एक्सेप्टर्स। तो क्या आप एग्री करते हैं कि OH- को जैसे ही कोई H+ मिल जाएगा तो उसे फॉरन एक्सेप्ट कर लेगा, यस, वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब इसकी टेंडेंसी क्या हो गई है, H+ को एक्सेप्ट करने की। इसीलिए ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? इसी से एक और टर्म हम आगे डिस्कस करते हैं, व्हिच इज फ्रॉम एसिड, सॉरी, व्हिच इज बेस। और बेस अपने अंदर H+ को क्या कर लेगी, रिसीव कर लेगी। हमने अभी देखा कि H+ एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, बेस। तो अगर बेस किसी H+ को एक्सेप्ट कर लेती है तो रिजल्टिंग चीज जो आपके पास फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि मैंने क्या बात कर दी, आइए इसे भी समझते हैं। हम इसी एग्जांपल को वापस से लेते हैं। हमारे पर्टिकुलर सब्सटेंस में NH3 जो था उसने H+ को एक्सेप्ट कर लिया था, राइट। जब उसने H+ को एक्सेप्ट कर लिया तो बताइए वो क्या बन गया, NH4+ बन गया। तो ये तो बेस था, किसी को इस पे कोई डाउट ही नहीं था। यहाँ हम देख सकते हैं कि NH3 जो है वो H+ को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, NH4। बट जो रिजल्टिंग सब्सटेंस बन रहा है उसके
उसके अंदर एक ऐसा बॉन्ड बन रहा है जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो इजीली अपने H+ को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। इसका मतलब NH4 की टेंडेंसी बताइए क्या होगी, उसकी टेंडेंसी होगी H+ को डोनेट करने की, और वो सब्सटेंस जो H+ को डोनेट कर सकता है वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एसिड। बिकॉज ये बेस से बन रहा है इसलिए हम इसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो ब्रॉन्स्टन थ्योरी के हिसाब से आपको ये चीज़ को याद रखना है कि एसिड्स क्या है, बेस क्या है, एंड व्हाट आर कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस। इज इट क्लियर? आइए एक और थ्योरी की तरफ अब